वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHE10 स्पेक्ट्रोस्कोपी के इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 आप पार्ट 1 में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे आप पार्ट 2 में। ये सभी सॉल्व क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम डिफाइन और शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाउ NMR स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड, और NMR स्पेक्ट्रम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हमने एक्सप्लेन किया है अपने आंसर में। बहुत ही इजी है ये, अगर आप इसे 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजंस इन फेवर ऑफ द यूज ऑफ TMS एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्टडीज। NMR स्टडीज़ में रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे TMS को क्यों यूज़ किया जाता है, आपको इसका रीज़न देना है। इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं और दोनों आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। आप दोनों में से किसी को भी लर्न कर सकते हैं, दोनों ही 100% करेक्ट हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई सम न्यूक्लियाई आर नॉट मैग्नेटिक। कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक क्यों नहीं होते हैं, आपको इसका रीज़न देना है। तो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, जो कि नॉन मैग्नेटिक है, और इन न्यूक्लियाई पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आप अगर इसको ऐसे इंग्लिश में स्टेट करना चाहते हो तो इसका आंसर आप देख सकते हो, द न्यूक्लियाई विच हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम I equals to 0 are non-magnetic. They are not affected by a magnetic field. Question number 4 है, representation of the NMR and ESR spectrum are different. और किस तरीके से डिफरेंट होता है इसे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। केमिकल शिफ्ट क्या है, कई बार ये डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो केमिकल शिफ्ट जो होता है ये शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ रेजोनेंस होता है ड्यू टू डिफरेंस इन केमिकल इन्वायरमेंट, और इसे ही हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। जो फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट और मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई CO इज माइक्रोवेव एक्टिव while isoelectronic molecule N2 is microwave inactive। आपको बताना है कि CO माइक्रोवेव रीजन में एक्टिव क्यों होता है, जबकि जो N2 है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है और माइक्रोवेव रीजन में इनएक्टिव होता है। इसका कारण ये है कि N2 में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, जबकि CO में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, जिसके कारण CO एक्टिव होता है माइक्रोवेव रीजन में और N2 इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आपको यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, या तो उसे स्टेट करने के लिए कहा जा सकता है, दोनों के लिए सेम आंसर है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रम। हमने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अमूमन क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नाम दिए होते हैं और आपको उसके लिए येस या फिर नो वहाँ पर लिखना होता है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। कई बार एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट IR स्पेक्ट्रम। क्या क्राइटेरिया हो सकता है एक मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम में एग्जिबिट करने के लिए, वो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मॉलिक्यूल एग्जिबिट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कौन से मॉलिक्यूल एग्जिबिट करेंगे, और इसी क्वेश्चन में है आपके लिए एक छोटा सा टास्क, आपको बताना है कि CCl4 जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए आपको हमें कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4 yes/no, जो भी आपका आंसर हो उसे हमें ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने,
What are the two types of mass spectrometer available? Give a suitable example to show their utility. यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से दो प्रकार के मास स्पेक्ट्रोमीटर्स अवेलेबल हैं और उनकी यूटिलिटी को आपको एग्जाम्पल्स के साथ शो करना है। तो जो दो टाइप के स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं वो पहला होता है लो रेजोल्यूशन, दूसरा हाई रेजोल्यूशन, और इन दोनों को हमने एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इनकी यूटिलिटी को। आप देख सकते हो यहाँ पर लो रेजोल्यूशन का है और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट विथ द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होती है और उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है और कोई भी एक रेडिएशन देकर के आपसे पूछा जा सकता है। आईआर के रेडिएशंस की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके सोर्स और डिटेक्टर का आपको नाम बताना होता है। एक सोर्स एक डिटेक्टर का आप नाम बता सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव्स का है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का है। तो आप इनके सोर्स भी देख सकते हो यहाँ पर और डिटेक्टर्स के नाम भी देख सकते हैं। जरूर लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर कॉल्ड वर्टिकल ट्रांजिशंस, व्हाई? इसका एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। आपको फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल को सबसे पहले यहाँ पर स्टेट करना है, इसके बाद ड्रॉ करना है एक लेबल्ड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर CN रेडिकल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपको ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी का, वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होना चाहिए फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल के। तो वो जो डायग्राम है वो भी हमने यहाँ पर अटैच किया है आपके लिए, उसे भी आप ज़रूर एक बार देख लें और उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ये है वो डायग्राम। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रोटेटिंग मिरर इन द रमन स्पेक्ट्रोमीटर। रमन स्पेक्ट्रोमीटर में रोटेटिंग मिरर का क्या फंक्शन होता है उसे आपको स्टेट करना है। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 17 नंबर का, जहाँ पर आपको स्पेक्ट्रोमीटर्स के ब्लॉक डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपके सामने सिंगल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और इसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा, ये बॉक्स बना लेंगे आप, यानी जो भी लिखना है आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है और ये जो मार्क है इसको लगाते चलना है, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमीटर और उसके लिए ब्लॉक डायग्राम आपके सामने, रमन स्पेक्ट्रोमीटर और उसका ब्लॉक डायग्राम, और सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर का भी ब्लॉक डायग्राम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन चारों ही स्पेक्ट्रोमीटर के हमने आपको ब्लॉक डायग्राम्स प्रोवाइड कराए हैं। एक साथ आप इन्हें इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है गिव द 2 फैक्टर्स on which the population of the rotational energy of the state depends. Provide necessary expression. और यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है What are the transitions present in the कार्नोबाइल क्रोमोफोर्स। उसका आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 19 क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 20 है इसके बाद आपके सामने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन n10 पाई स्टार एंड पाई10 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जो n से पाई स्टार का ट्रांजिशन होता है ये ब्लू शिफ्ट दिखाता है मोर पोलर सॉल्वेंट्स में।
जबकि पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन होता है ये रेड शिफ्ट शो करता है इन मोर पोलर सॉल्वेंट्स, और यही इन दोनों का इफेक्ट है। तो ये तो था 20 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक आपने इस वीडियो में देखा। जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक देखेंगे, और जब आप इन 40 क्वेश्चंस को देख लेंगे तो एक बार हमारे अनसॉल्व्ड जो वीडियो अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का CHE 10 का, उसे भी ज़रूर देखिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप सभी क्वेश्चंस को एक साथ 1 सिटिंग में ही सॉल्व कर लें। जिसके बाद न्यूमेरिकल के लिए भी हमारे चैनल पर सॉल्व वीडियो अवेलेबल है, सारे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर सॉल्व किए हैं हमने और उसे एक्सप्लेन भी किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें ताकि CHE 10 का जो आपका कोर्स है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए और इस बार आपकी इस कोर्स में कोई भी बैक ना आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।